विश्व की जनसंख्या के बारे में अपने जान लिए। आज अपने बात करेंगे किसकी? भारत की जनसंख्या के बारे में। अब भारत की जनसंख्या से पहले अपने भारत के बारे में थोड़ी मोटी चीजें जान लेते हैं। पहले जानते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा रखता है। ठीक है, और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा तो पता ही होगा, सबसे बड़ा देश है वो है रशिया, रूस। सबसे बड़ा देश है रूस। विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, और विश्व का कितने प्रतिशत रखता है? 2.4%। मतलब 100% एरिया है, जो 100% भाग है उसमें से 2.4% भाग किसका है? भारत का है। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़। ये भारत की जनसंख्या है, ये भारत की जनसंख्या है। और यह संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? तो विश्व का प्रतिशत है, जो विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है कितनी? 17.5%। मतलब 2.4% भाग पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या में स्थान की बात करें तो जनसंख्या में स्थान है भारत का कौन सा? सेकेंड, दूसरा। और पहला किसका है? पहला है चीन का। ज्यादा जनसंख्या नहीं है चीन की, बस 136 करोड़ जनसंख्या है। हो सकता है अभी जैसे 2021 के आंकड़े अपने को पार कर जाए, उसके बाद में बात करते हैं अपने कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। अब जनसंख्या के बारे में, कहाँ कैसी जनसंख्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे जनसंख्या की बात करें तो अपने पास सघन जनसंख्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या है। एक अफ्रीका लेके बैठे हैं पूरे भारत में अपने, जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, जिसके पूरे अफ्रीका महाद्वीप के बराबर। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या थी सिर्फ 110 करोड़, और अपनी जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। मतलब जनसंख्या के मुकाबले में अपने अफ्रीका से भी बड़े हैं। जनसंख्या के मुकाबले में अपने क्या है? अफ्रीका से भी बड़े हैं। ये तो है कि जनसंख्या के मुकाबले अफ्रीका से बड़े हैं, एक अफ्रीका पूरा बता के बैठे हैं भारत में। अब बात करते हैं कि भारत की जो घनत्व की बात करें तो भारत का घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इससे पता चलता है कि भारत में जनसंख्या कैसी है, तो सघन अवस्था में जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, सघन बसे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बहुत ज्यादा सघन बसे हुए लोग। अब भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या में कहाँ कितनी जनसंख्या है के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 19.96 करोड़। ये जनसंख्या होगी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, पहले अपने भारत के पिछले साल हमने भौतिक विभाजन पढ़ा था। ठीक है, 11वीं क्लास में आपने भौतिक विभाजन पढ़ा होगा। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन या भारत का भूआकृतिक प्रदेश। ठीक है, जो भारत के भूआकृतिक प्रदेश है, भारत के भूआकृतिक प्रदेश मेनली अपने कितने भागों में बांटे? 4।
लेकिन जो आपकी बुक है उसमें क्या है, 6 भागों में बांटा हुआ है। पहले हम 4 की बात करते हैं। 4 में नंबर 1 उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, नंबर 4 की बात करें तो तटीय मैदान व द्वीप समूह। लेकिन 4 में 2 कौन से हैं, तो एक उत्तर के विशाल के मैदान से अलग किया गया भाग है जो क्या है, थार का मरुस्थल, और इसी में दूसरा तटीय मैदान और द्वीप समूह को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, 4 ये हो गए, द्वीप समूह यहाँ से हटा के कहाँ ऐड कर दिया, यहाँ, 2 अलग हो गए। अब जनसंख्या कहाँ कितनी है, तो जब विश्व की जनसंख्या पढ़ रहे थे आपने, जो विश्व की जनसंख्या पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था कि मैदानी भागों में क्या रहती है, जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। ठीक है, उसी के अंदर आपने पढ़ा था कि पर्वतीय भागों में जनसंख्या क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। इसी प्रकार से अपने क्षेत्रों की बात करें कि कहाँ जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत भाग पर है, तो अपने सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगी, तो मैदानी भाग में ही होगी। ठीक है, जैसे विश्व में मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या थी, तो भारत में भी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, मैदानी भाग में ही है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कहाँ होगा, तो मैदानी भाग ही होगा। ठीक है, मैदानी भाग में 42.7% जनसंख्या रहती है। इसी के अलावा एक और फैक्ट की बात करें तो भारत के जो 30% एरिया है, 30% क्षेत्र है, मतलब भारत का जो 30% क्षेत्र है, 30% क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या रहती है, 50% जनसंख्या। भारत के 30% क्षेत्र पर 50% जनसंख्या रहती है। उसी प्रकार से जो भारत के पर्वतीय राज्य है, 16 राज्य है, ठीक है, और हिस्सा कितना रखते हैं, 10%। इस पे जनसंख्या कितनी रहती है, सिर्फ 4%। अब ये 30% वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे पड़ोसी हैं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, और नंबर 5 है महाराष्ट्र। मैं यहाँ तेलंगाना इसके साथ में ले रहा हूँ क्योंकि तेलंगाना 2014 में अलग हुआ है। ठीक है, इससे आंध्र प्रदेश से, उससे पहले जो अपनी काउंटिंग थी वो कब की गई थी, 2011 में। जो जनसंख्या की गणना थी, जनगणना, वो 2011 में हुई, इसीलिए आंकड़े कब के चले, 2011 में। तेलंगाना इसी में रहेगा। इन 5 राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसंख्या सर्वाधिक है। और जनसंख्या सर्वाधिक होने का कारण ही क्या है, यूपी मैदानी भाग में, बिहार भी मैदानी भाग में, गंगा का मैदान है, यूपी में भी गंगा का मैदान है, पश्चिम बंगाल में गंगा का मैदान है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी नदी का मैदान है। ठीक है, महाराष्ट्र गोदावरी नदी के कारण। और पर्वतीय क्षेत्रों में आपको वैसे ही पता है कि जनसंख्या कम रहती है क्योंकि ऊपर जाना और ऊपर आना। ठीक है, पर्वतों पे रहने के लिए आपने पता है। मैदानी भाग में आपको क्या, कैसा भाग मिलेगा, समतल
समतल भाग में आपके पास जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। उसका कारण क्या है, परिवहन की सुविधाएं ज्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि परिवहन आसानी से किया जा सकता है। वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हो या पर्वतीय क्षेत्र हो उसके अंदर क्या होगा, परिवहन की सुविधा क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो भी क्या होगी, अधिक होंगी। स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो भी क्या होगी, अधिक होंगी। इसके अलावा सामाजिक कारक इसी में रहेंगे, ठीक है। सभी सुविधाएं कहाँ ज्यादा होंगी, मैदानी भागों में आसानी से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध नहीं होता, इसी वजह से जनसंख्या वहां क्या है, कम है। अब अपने बात करते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक पहले पढ़े थे अपने विश्व की, अब भारत की जनसंख्या के साथ संबंध। देखो भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक, अब नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे पहले तो अपने पास कौन सा आएगा, नंबर 1 जलवायु, ठीक है, जलवायु। उसके बाद में धरातल, नंबर 3 जल प्राप्ति, ठीक है, नंबर 4 खनिज संसाधन। ये 4 तो मुख्य हैं। उसके बाद में अपने बात करें सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक। नंबर 6 की बात करें राजनीतिक कारक, और नंबर 7 की बात करें परिवहन। परिवहन, अब देखो इनके बारे में, एक के बारे में जानते हैं। अब देखो जलवायु, जलवायु की बात करें तो जलवायु कहते किसे हैं, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशा। किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाएंगी, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती हैं, जलवायु। अब जलवायु कितने प्रकार की है, तो नॉर्मल सी बात है, अपने यहाँ भारत में सर्वाधिक जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो उपोष्ण व उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में, ठीक है, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, उष्ण व उपोष्ण की पाई जाएगी। अब ये जलवायु पाई जाती है तो इन जलवायु के कारण क्या है, लोग वैसे तो कम रहने चाहिए, लेकिन समुद्री क्षेत्र में होने के कारण अपना जो प्रायद्वीपीय भाग है समुद्री जलवायु भी पाई जाएगी, ठीक है। इसी कारण से क्या है, भारत की जलवायु क्या है, अनुकूल है, इसके रहने लायक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर तो आर्द्र भी पाई जाएगी, ठीक है, मासिंगराम हो गया, वहां अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो जनसंख्या ज्यादा नहीं रहेगी, कम रहेगी, उष्ण में भी कम रहेगी। लेकिन उपोष्ण हो गया, इसके अलावा शीतोष्ण हो गया, यहाँ जनसंख्या ज्यादा रहेगी, तो इन्हीं क्षेत्रों में अपना उत्तर का विशाल मैदान है, तो वहां जनसंख्या क्या रहती है, ज्यादा रहती है। उसके बाद में धरातल की बात करें तो धरातल क्या है, धरातल में जितनी जटिल भूम्याकृति होगी, ठीक है, भूमि की आकृति जितनी जटिल होगी, जटिल का मतलब है कि ऐसे हो सकता है कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विषम स्थितियां हैं, ठीक है, विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। विषम का मतलब है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो, ठीक है, विषम परिस्थितियों में जैसे अपने मान के चलो कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ जनसंख्या के लिए कृषि करना क्या है, आसान नहीं है, ठीक है, परिवहन भी क्या नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कोई खनिज खनिज भी नहीं मिल रहे, तो जनसंख्या वहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें जल प्राप्ति, तो ये अपने पहले भी बात की है कि जो प्राचीन समय में सभ्यताएं थी
वो सभी की सभी किनके पास थी? जल स्रोतों के पास ही थी। ठीक है, जल स्रोतों में मेनली अपने पास कौन सी थी? तो नदियां थी। ठीक है, नदियों के पास थी क्योंकि नदियों का जल सबसे शुद्ध था। अब प्राचीन समय में सभी सभ्यताएं जल स्रोतों के पास या नदियों के पास थी, तो जल की प्राप्ति जिन क्षेत्रों में क्या होगी? आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, जल आसानी से उपलब्ध हो जाए तो जनसंख्या भी क्या होगी? उस क्षेत्र में ज्यादा होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो अपने पास जो उत्तर का विशाल मैदान है, वहां गंगा नदी के कारण जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, और जल की प्राप्ति आसानी से होने के कारण ही क्या होता है? वहां लोग ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में बात करें खनिज संसाधन की। अब खनिज संसाधन, खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज संसाधन में क्या होगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे खनिज संसाधन में क्या होगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर हो सकता है जलवायु आपके अनुकूल न हो। ठीक है, जलवायु प्रतिकूल हो। ठीक है, उसके अलावा जल की प्राप्ति भी आसानी से न होती, जल भी कमी हो। ठीक है, धरातल भी जटिल हो, लेकिन उस धरातल में क्या पाए जाते हैं? आपको खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज पाए जाएंगे तो वहां जनसंख्या को कैसी जनसंख्या पाई जाएगी? सामान्य जनसंख्या पाई जाएगी, ना तो अधिक ना कम, क्योंकि वे ऐसे लोग ही पाए जाएंगे जो उन धरातल इस खनिज संसाधन के लिए इन क्षेत्रों में क्या कर ले, इनके साथ अनुकूलन बिठा ले। ठीक है, अनुकूल कर ले, अपनी जो स्थितियां थी इनको अनुकूल कर ले। ठीक है, भी पानी अपने जलवायु प्रतिकूल है तो वो एडजस्ट कर ले उस जलवायु के साथ, जल की प्राप्ति कहीं दूर से कर ले, और धरातल में खनिज मिल ही रहे तो सामान्य सी बात है उनको क्या मिल जाएगा? जो सामान्य जनसंख्या रहेगी उनको रोजगार मिल जाएगा, और रोजगार के कारण वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा? जनसंख्या सामान्य रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं अपने क्या? सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक में अपने पास क्या है कि सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक। अब सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक में क्या होगा कि लगभग सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक में क्या होगा? सामाजिक, देखो समाज की बात करें तो एक ही समाज के लोग एक ही जैसे समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके अलावा धार्मिक स्थानों की बात करें तो धार्मिक स्थानों के पास अगर कोई मंदिर है तो वहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मस्जिद है तो वहां किनकी संख्या? मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होगी, ये अपने नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जिन क्षेत्रों में नॉर्मल सी बात चिकित्सा की ज्यादा हो, ठीक है, तो वो मनोवैज्ञानिक कारक है कि वो वहां जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, चिकित्सा सुविधा हो तो जनसंख्या ज्यादा होगी। उसके अलावा कोई भी सामाजिक संगठन के लोग हों, ठीक है, एक ही ग्रुप के लोग हों तो वहां जनसंख्या उस ग्रुप की ज्यादा होगी। इसके अलावा बात करें तो शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो जनसंख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण हो गया। उसके बाद में बात करते हैं राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक में आपको पता ही है कैसे कार्य होगा। राजनीतिक कार्य की बात करें राजनीतिक कार्य की बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहेंगे जहां पर क्या हो? राजनीतिक उथल पुथल कम हो। राजनीतिक उथल पुथल का मतलब है कि ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद में कहीं लड़ाई हो गई, कहीं कुछ हो गया, ठीक है, खत्म हो जाए। राजनीतिक उथल पुथल कम हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जनसंख्या में असंतोष जागृत हो। ठीक है, जनसंख्या एक सामान्य रहनी चाहिए, असंतोष न आए, उनको ऐसा न लगे कि हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो क्या होगा? जनसंख्या उस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएगी। उसके अलावा उनमें अशांति पैदा न हो। ठीक है, और गृह युद्ध की संभावनाएं भी न हो। अगर गृह युद्ध होता है तो गृह युद्ध का मतलब क्या है कि 2 राज्यों के मध्य युद्ध हो गया। ठीक है, राज्यों के मध्य विवाद हो गया, युद्ध तो कहां से होगा? विवाद ही होगा। ठीक है, तो उससे
कई बार क्या है, घरेलू हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कृष्णा नदी विवाद है, ठीक है, उसके कारण लोगों की बहुत ज्यादा दुर्गति हुई, ठीक है, उसी प्रकार से चलेंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं परिवहन की। परिवहन सुविधाएं, ठीक है, परिवहन की बात करें तो अपने पास परिवहन मेनली 3 प्रकार का होता है वैसे, ठीक है, स्थल, जल और वायु। वायु परिवहन, जल परिवहन। स्थल को अपने 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक तो रेल परिवहन और एक सड़क परिवहन। अब परिवहन के साधन नॉर्मली अपने पास सड़क, रेल और जल, या सड़क, रेल और सड़क तो क्या है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है, और ये कहाँ लगाए जाते हैं सर्वाधिक, तो ये ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां पर, क्योंकि रेल की अगर पटरी लगानी है, रेल की पटरी लगानी है तो वो क्या होगी, नॉर्मल सी समतल भूभाग में आसानी से लग जाएगी, ठीक है, समतल भूमियों के वहां आसानी से लगेगी, तो समतल भूमि कहाँ होती है, मैदानी भागों में, ठीक है, इसी कारण से परिवहन की सुविधाएं मैदानी भागों में ज्यादा होगी, और मैदानी भागों में परिवहन की सुविधा ज्यादा है तो जनसंख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी जनसंख्या घनत्व वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।